मंडावर एक ऐतिहासिक स्थल, या फिर कहा जाए कि जिस वक्त बिजनौर में मौजूद नहीं था उस वक्त मंडावर था। जनपद का हमारे सबसे पुराना शहर मंडावर। अगर मंडावर के इतिहास पर नजर डाली जाए और इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो मंडावर लगभग 602 ईस्वी तक का रिकॉर्ड अपने आप में रखता है। जी हाँ, मंडावर क्षेत्र बौद्ध स्थली के रूप में जाना जाता था। यहाँ पर भी खुदाई में बौद्ध समाज से जुड़ी काफी मूर्तियां निकलती थी। यहाँ पर चीनी यात्री फाहियान भी आया था। बिजनौर के जनपद के प्राचीन इतिहास को स्पष्ट करने के लिए प्रमाणों का थोड़ा अभाव है। उत्तरकालीन भारत में भी चीनी यात्री फाहियान ने 6 महीने मंडावर में व्यतीत किए थे। यहाँ बताना चाहूंगा कि उस समय मंडावर नहीं था बल्कि मतीपुरा के नाम से किताबों में मिलता है। हर्षवर्धन के बाद राजपूत राजाओं ने इस पर अपना अधिकार किया। पृथ्वीराज और जयचंद की पराजय के बाद भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना हुई। उस समय यह क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के हिस्सा था। इतिहास की किताबें बताती हैं कि चाइनीज यात्री फाहियान हिंदुस्तान जब आए तो वो मंडावर से होकर गुजरे और उस वक्त मंडावर का नाम मतीपुरा था। इतिहास के पन्नों को और पलटा जाए तो मंडावर का और भी ज्यादा स्वर्णिम इतिहास नजर आता है। लगभग 1354 ईस्वी में लंबे सफर के बाद, इस लंबे अंतराल के बाद एक दूसरा यात्री इब्ने बतूता, जिसका नाम लगभग सारे ही दुनिया के अंदर मशहूर है घुमक कड़ी में। इब्ने बतूता सन 1354 में मोरक्को पहुंचे तो राजधानी फेज में उसका भव्य स्वागत किया गया, क्योंकि इससे पहले किसी ने इतनी लंबी यात्रा नहीं की थी। जी हाँ, इब्ने बतूता मोरक्को से होते हुए हिंदुस्तान घूमे थे और उसके बाद यहाँ से आगे निकल गए थे। इब्ने बतूता भारत आए थे उस समय समुद्र मार्ग का पूरा कारोबार सौदागरों के हाथ में था। इब्ने बतूता भारत में जिस सल्तनत से गुजरते थे वहां के सुल्तान उनका सम्मान वे इकराम करते थे। लंबे सफर के बाद 1354 में इब्ने बतूता अपने देश मोरक्को पहुंचे तो राजधानी फेज में उनका भव्य स्वागत हुआ, क्योंकि इससे पहले किसी ने इतनी लंबी यात्रा नहीं की थी। जब इब्ने बतूता ने मोरक्को के सुल्ताना अबू हन्नान के दरबार पहुंचकर अपना यात्रा वृत्तांत सुनाया तो सुल्ताना ने अपने सचिव मोहम्मद इब्न जुयैस को इसे लिखने के आदेश दिया। किताबें बताती हैं कि सन 1354 के आसपास इब्ने बतूता मंडावर आए। इब्ने बतूता 26 वर्ष की उम्र में विश्व भ्रमण पर निकले और लगातार 30 वर्षों तक घूमे। उन्होंने अपनी यात्रा का वृतांत यानी कि सब कुछ अरबी भाषा में लिखा हुआ है, जिसमें ही मंडावर का भी थोड़ा सा जिक्र मतीपुरा के रूप में मिलता है। कहा जाता है कि दिल्ली से मंडावर आते हुए इब्ने बतूता के सामने ढेरों मुश्किलें आईं। रास्ते में कई बार डाकुओं से पाला पड़ा तो 2-3 बार उनकी नाव गंगा में डूबते डूबते बच गई और कहीं कहीं तो वो अपने साथियों से भी बिछड़ गए। इन चीजों को बकायदा इब्ने बतूता ने अपनी किताब के अंदर लिखा है। इब्ने बतूता अपनी सवारी ऊंट रखते थे। वो ऊंट के ऊपर बैठकर ही इतनी मीलों की सफर तय किया करते थे। कहा तो ये भी जाता है कि इब्ने बतूता जब मंडावर के खादर क्षेत्र में पहुंचे थे तो यहाँ पर उनका डाकुओं से पाला पड़ गया था और डाकू लोगों ने उनका काफी सामान लूट लिया था। अगर बादशाहों की बात की जाए तो इब्ने बतूता के वक्त से थोड़े से पहले लगभग सन 1227 में बादशाह इल्तुतमिश भी मंडावर आए थे और जो मंडावर के अंदर एक बड़ी ही मशहूर मस्जिद है, जमा मस्जिद, जिसे जीना वाली मस्जिद भी क्यों कहा जाता है, वो भी बादशाह इल्तुतमिश ने तामीर फरमाई। लेकिन मंडावर का पहले नाम लगभग 1227 में पल्लव नगर भी मिलता है। सन 1227 में ही इल्तुतमिश मंडावर आए। उन्होंने एक विशाल मस्जिद बनवाई जो आज किले की मस्जिद और जमा मस्जिद के नाम से भी जानी जाती है। किला तो आखिरकार अब नहीं रहा और ये मस्जिद पुरातत्व महत्व का एक नायाब नमूना है। पुरातत्व विभाग ने इसे संरक्षित किया हुआ है। इसमें इमाम साहब के खड़े होने के स्थान रखा गया है और छत में बड़ी ही नक्काशी के साथ कुरान शरीफ की पवित्र आयतें लिखी गई हैं। एक लंबा समय बीतने के बाद भी इस लिखावट के रंगों की चमक ना तो कम हुई है और ना ही कहीं से टूटी फूटी है। अब यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ब्रिटिश काल में मंडावर का क्या महत्व था, मंडावर की क्या इंपॉर्टेंस ब्रिटिश काल में थी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा ब्रिटिश काल की महारानी विक्टोरिया और मंडावर के रिश्ते का। दरअसल
हिंदुस्तान को चलाने के लिए महारानी विक्टोरिया को सबसे जरूरी जो चीज थी, जो सबसे बड़ी जरूरत आई, वो आई यहाँ की जुबान सीखने की। और वो जुबान यहाँ पर उस वक्त चलती थी उर्दू। तो उर्दू सीखने के लिए मंडावर के ही एक मुंशी शाहमत अली को महारानी विक्टोरिया का उस्ताद नियुक्त किया गया, या कहिए कि महारानी विक्टोरिया का एक टीचर नियुक्त किया गया जो महारानी विक्टोरिया को उर्दू पढ़ाता और सिखाता। यही नहीं, यहाँ से मुंशी शाहमत अली को लंदन भी भेजा गया। इतना ही नहीं, महारानी विक्टोरिया ने उर्दू सीखने के एवज तोहफतन मुंशी शाहमत अली को एक महल भी गिफ्ट किया, जो महल आज तक मंडावर की खूबसूरती में और मंडावर के इतिहास को हमारे सामने रखने में बेबाकी से बयान करता हुआ मिलता है। जी हाँ, महारानी विक्टोरिया ने उर्दू पढ़ाने के एवज मंडावर के मुंशी शाहमत अली को महल बनवाया, जो महल आज तो शायद लगभग ध्वस्त होने के कागार पर है, लेकिन इस महल की शैली जो यूरोपियन शैली है वो आज भी बता रही है कि कभी ये महल रौनक से भरपूर था। लिखा तो ये भी है कि महारानी विक्टोरिया बार बार मंडावर जाया करती थी। मुंशी शाहमत अली कस्बा मंडावर के रहने वाले थे और क्वीन की तिहाई से भी ज्यादा उम्र के थे। महारानी साहिबा विक्टोरिया को मंडावर के इन्हीं मुंशी शाहमत अली ने उर्दू सिखाई थी, जिसका जिक्र तारीख शरकश बिजनौर में पता चलता है। इस महल में अत्यंत महंगी लकड़ियों के दरवाजे, खिड़कियां और फानूस हुआ करते थे, जो अब शायद नहीं रहे या फिर बेच दिए गए या खुद पुर्द कर दिए गए। इतिहास के पन्ने को पलटा जाए तो उसमें यह मिलता है कि लंदन में भारतीय कालीनों और हैंडलूम की एक एग्जीबिशन, एक नुमाइश होनी थी सन 1887 में। क्वीन अपनी शासन की गोल्डन जुबली मनाने जा रही थी। भारत से भी तमाम रजवाड़ों और राजाओं को बुलाया गया था, लेकिन महारानी भारतीय और भारतीय तौर तरीकों के बारे में ज्यादा जानती नहीं थी, वो और जानना चाहती थी। उसने जॉन टेलर से ही 2 भारतीय सहायकों को भेजने को कहा। मुंशी शाहमत अली के साथ साथ किरतपुर के कोटला के निवासी पीर बख्श की भी लॉटरी लग गई और उन्हें भी लंदन भेजा गया। जी हाँ, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान से अगर किन्हीं 2 शख्स को बुलाया गया ब्रिटिश काल में लंदन, तो जिसमें एक मंडावर के मुंशी शाहमत अली थे। सन 1856 के आसपास का मंडावर का ब्रिटिश काल का इतिहास और भी मिलता है, जिसमें मौलवी कादिर अली को सन 1856 में नगीना का तहसीलदार ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। जी हाँ, मंडावर के इस सैयद घराने से ताल्लुक रखने वाले मौलवी कादिर अली भी ब्रिटिश काल के काफी करीबी हुआ करते थे। अब मंडावर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, जी हाँ, सुल्ताना डाकू, जिसका नाम लगभग पूरे देश में है और सुल्ताना के ऊपर न जाने कितनी फिल्म बन चुकी है, उसका भी मंडावर से ताल्लुक था। मंडावर से ताल्लुक सुल्ताना का ये था कि जिम कॉर्बेट और कैप्टन फ्रेडरिक यंग, जब इनको जिम कॉर्बेट को और फ्रेडरिक यंग को सुल्ताना को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई, उस वक्त सुल्ताना की खबर मिली कि सुल्ताना मंडावर के गंगा खादर क्षेत्र में मौजूद है। तो ये दोनों अधिकारी, ब्रिटिश काल के अधिकारी, ये दोनों मंडावर के खादर क्षेत्र में पहुंचे, जहां की बहुत ही दुर्लभ तस्वीरें आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं। ये तस्वीर जो आपको दिख रही है, ये सन 1924 के आसपास की है और इसे पाकिस्तानी फोटोग्राफर की एल्बम में पाया गया है, जो आज ब्रिटिश म्यूजियम में लंदन में रखी हुई है। ये मंडावर गंगा खादर क्षेत्र की तस्वीर है, जो आज लंदन के अंदर एक ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर रखी गई है। जी हाँ, इस तस्वीर के बारे में बताया जाता है कि सुल्ताना डाकू को गिरफ्तार करने के बाद कैप्टन फ्रेडरिक यंग और जिम कॉर्बेट ने मंडावर के इस गंगा खादर क्षेत्र में आकर बत्तखों का शिकार किया था और यहाँ पर लुत्फ उठाया था। इतना ही नहीं, जब देश आजाद हुआ तो आजादी की लड़ाई में भी मंडावर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मंडावर के 2 योद्धा पंडित केशव शरण शर्मा और दीवान मोहम्मद इब्राहिम भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ, उसमें 2 मास नजरबंद रखे गए। हालांकि पंडित केशव शरण शर्मा 1 साल तक कठोर कारावास में रखे गए थे। उनके पास ही एक किताब मिलती है जिसमें यह सब मौजूद मिलता है और इसी में ही पंडित केशव शरण शर्मा जी ने अपने साथी मोहम्मद इब्राहिम को बाकायदा निशान लगाया हुआ है और लिखा हुआ है, मंडावर
कहीं अंधेरे के गर्त में जाता गया और आज वो मंडावर जो कभी जनपद का सबसे अहम हिस्सा था, सबसे अहम गांव था, वो आज कहीं भुला दिया गया। नेताओं के बाद नेता आते गए, चेयरमैन बनते गए, लेकिन किसी ने कभी मंडावर के लिए कुछ ऐसा करने की नहीं सोची कि शायद मंडावर का भला हो पाता। लेकिन वक्त करवट जरूर बदलता है। एक दिन वक्त वो भी आएगा जब मंडावर का नाम फिर से स्वर्णिम होगा। ये एक प्रोग्राम करने की, तैयार करने की जो हमारी ये जिम्मेदारी थी, यह हमने ज़रूर समझा कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि आखिर मंडावर का इतिहास क्या है। अगर आपको पसंद आया तो इसको शेयर कर दें और लाइक कर दें ताकि ये और भी लोगों तक पहुंच जाएं और हमें मंडावर का बाशिंदा होने के नाते पता चले कि मंडावर का स्वर्णिम इतिहास क्या है। जी हाँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, जर्नलिस्ट आज़म आदिल, शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।